अब देखिए 3 हाउसेज हैं जो हमें तंग करते हैं सबसे ज़्यादा, जिसको लेके हम सबसे ज़्यादा तंग रहते हैं। 6ठा हाउस, 8वां हाउस और 12वां हाउस। जो लोग अपनी लाइफ में अपना एक हैबिट बना के चल रहे हैं, जिन परिवारों में ये संस्कार बने हैं, जो लोग सेवा भी कर रहे होंगे, टैक्स भी दे रहे होंगे और दान भी दे रहे होंगे, उनके 6, 8, 12 नेगेटिवली उनको इफेक्ट करेंगे ही नहीं। मंगल जो है वो परिणाम किस ग्रह के साथ मिलके दे रहा है? वो शनि के साथ मिलके दे रहा है। शनि दूसरे भाव का स्वामी है और ये धन भाव का, और बैठे 11वें भाव में है, लाभ भाव में। तो महादशा का कारक तत्व और अंतरदशा का कारक तत्व उस सर्टेन टाइम पीरियड में एक्टिवेट रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है कि राहु की महादशा और जुपिटर की अंतरदशा। मैं ये जानना चाह रहा था, जो हमारी लग्न कुंडली है D1, उसमें जो हमारा लग्न है या जो लग्न के साथ हमारे प्लैनेट की कंजक्शन हो रही है, युति हो रही है, उसके बारे में कुछ आप बताएं। और लग्न के अकॉर्डिंग जब दशा, लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग जब दशा आए तो उसके बारे में कुछ। देखिए लगन के अकॉर्डिंग दशा को रीड करने के 2 तरीके हैं, मेन बहुत है, लेकिन आपको 2 के बारे में बताता हूँ जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है। एक तरीका है कि वो प्लैनेट किस हाउस का हाउस लॉर्ड बना हुआ है, और दूसरा तरीका है उस प्लैनेट की युति। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है ना चीज़, वो करती है प्लैनेट की कंजंक्शन, प्लैनेट की युति। होता क्या है कि मान लेते हैं किसी का जो लग्न है वो धनु लग्न है, 9 नंबर की किसी की कुंडली है, राइट, और किसी की जो दशा है वो आ गई मंगल की, और मंगल जो है वो शनि के साथ जो है वो युति में है, किसी भी भाव में बैठे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 11th हाउस में है, 11th हाउस में किसी के सैटर्न मार्स है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं धनु लगन की कुंडली में। अब यहाँ हम जो दशा एनालिसिस है वो 2 बेसिस पे कर सकते हैं, एक युति के बेस पे और एक अपने अपने जो कारक तत्व है उसके बेस पे। युति के बेस पे कैसे? अब मंगल जो है वो कौन से हाउस लॉर्ड, मतलब कौन से भाव का लॉर्ड बना हुआ है भाई? एक तो 12th हाउस का बना हुआ है, एक तो है धनु लगन की कुंडली में मंगल कौन से हाउसेस का हाउस लॉर्ड है, एक 12th हाउस का बना हुआ है और एक 5th हाउस का बना हुआ है, कंफर्म। वृश्चिक और मेष उसका लॉर्ड है और 11th हाउस में प्लेस्ड है। प्लेस्ड किसके साथ है, युति किसके साथ है, ये जरूरी है, वो है 2nd और 3rd लॉर्ड के साथ। अब जब इस मंगल की दशा आएगी, जब इस मंगल की दशा आएगी, हम मान लेते हैं किसी की कुंडली में मंगल शनि की युति है, मंगल जो है वो 15 डिग्री का है और शनि जो है वो 20 डिग्री का है, मंगल शनि की युति है। अब एक तरफ तो ये इंसान ये कह सकता है कि 12वें भाव के स्वामी की दशा आ गई, बहुत खर्चे होंगे, लॉसेस होंगे। एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं कि ये होगा, लेकिन हम ये देखें कि मंगल जो है वो परिणाम किस ग्रह के साथ मिलके दे रहा है, वो शनि के साथ मिलके दे रहा है। शनि दूसरे भाव का स्वामी है और ये धन भाव का, और बैठे 11वें भाव में है, लाभ भाव में। इस कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आएंगे ना जी, वो आएंगे 2 और 11 भाव के। तो इस दशा के अंदर इस इंसान को धन की प्राप्ति ज्यादा होगी। अब जो है सिचुएशन को उल्टा कर देते हैं, शनि 15 डिग्री
मंगल 20 डिग्री, दशा आ गई शनि की, दशा आ गई शनि की। अब शनि से आगे कौन डिग्री वाइज? मंगल। कौन से हाउस का लॉर्ड? 12th और 5th, 5 12। इस दशा में जो है इसमें लॉसेस ज्यादा होंगे शनि की दशा में। और फिर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि शनि तो दूसरे भाव का स्वामी है, इसको तो पैसा देना चाहिए, यहां पर तो ये लॉसेस दे रहा है। क्योंकि वो रिजल्ट किसके दे रहा है? वो पार में भाव के दे रहा है, वो उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि डिग्री वाइज वो उससे जस्ट आगे है। क्योंकि वो आगे पीछे वाले ग्रह के गुण लेकर के चल, पीछे तो कोई है ही नहीं ना, हम यहां 2 ही प्लेनेट ले रहे हैं, वो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। पीछे अगर हमने 15 और 20 का किया तो वो 15-20 वाले के दे रहा है। अब देखिए 3 हाउसेज हैं जो हमें तंग करते हैं सबसे ज्यादा, जिसको लेके हम सबसे ज्यादा तंग रहते हैं। छठा हाउस, 8वां हाउस और 12वां हाउस। छठा आपकी बीमारी, 8वां आपका दुख दर्द तकलीफ पीड़ा, 12वां आपका खर्चा, आपका लॉस, आपकी बर्बादी जो भी है। 6 8 12 को लेके हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। छठा हाउस आपकी सेवा है, आप जहां सेवा करते हैं, कहीं अपनी सर्विसेज देते हैं, कहीं जाके आप वॉलंटियर करते हैं, आप सेवा करते हैं। 8वां हाउस किस चीज का है? 8वां हाउस आपकी कर्जों का, 8वां हाउस आपके उसका है, पेन का है, लेकिन 8वां हाउस आपके टैक्स का है। 8वां हाउस आपके टैक्स का है। 12th हाउस किस चीज का है? 12th हाउस आपकी डोनेशन का है। जो लोग अपनी लाइफ में अपना एक हैबिट बना के चल रहे हैं, जिन परिवारों में ये संस्कार बने हैं, जो लोग सेवा भी कर रहे होंगे, टैक्स भी दे रहे होंगे और दान भी दे रहे होंगे, उनके 6 8 12 नेगेटिवली उनको इफेक्ट करेंगे ही नहीं। क्यों? पुराने टाइम में ना जी, लोग दान देते थे रोज सुबह। वो इसीलिए नहीं देते थे कि पंडित जी ने बोला है आपकी शनि की दशा आ गई, आप तेल बहा दो। वो इसीलिए नहीं देते थे कि भी ये शनि जो आपको खराब कर सकता है, आपके यहाँ जो शनि यहाँ गोचर कर रहा है आपकी 7.5 है। अगर दान, किसी भी तरीके का दान अगर आप किसी ग्रह के डर से दे रहे हो, किसी ग्रह के लालच से दे रहे हो कि वो मिल जाएगा, तो वो दान है ही नहीं, वो आप प्रकृति के साथ सौदा कर रहे हो। आप उस प्रकृति को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो जिसको आपने बनाया, जिस प्रकृति ने आपको बनाया, आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी दान जिस भाव से दिया जाता है ना, वैसे ही रिजल्ट आते हैं, ना कि इससे कि पंडित जी ने बोला है कि हमें हरी मूंग की दाल डालनी है पक्षियों को, क्योंकि हमारा बुध 8वें भाव में है, इसलिए हम डर के मारे दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी करुणा है कि आप बाकी जीव जंतुओं का भी इसीलिए कर रहे हो, आपको मालूम भी नहीं है कि आपका बुध कहाँ है, आप सिर्फ दान दे रहे हो, तो आपका 12वां हाउस आपका हॉस्पिटल पे खर्चा करवाएगा ही नहीं। जिन परिवारों में जिनके संस्कार ये होते हैं कि वो दान देते रहते हैं और गुप्त दान देते रहते हैं, उनका कभी भी पीड़ा पे या एक्सीडेंट पे, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चे होते ही नहीं है। आजकल लोगों के जो हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं, इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं, उसका कारण ही ये है कि लोग दान देना भूल गए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो परंपरा चलाई थी, जो दोबारा चलाई थी, रिवाइव की थी लोगों को दान देने के लिए, दसबंध की, वो बहुत ही सूझबूझ के साथ चलाई गई थी। वो बहुत ही अल्टीमेट एक विजन थी उनकी कि लोग जब दान देंगे तो अपने आप उनका टैक्स कटेगा। 10 रुपए में से 1 रुपया जब वो दान दे रहे हैं, तो अपने आप वो 1 का 10 बन के उनको फायदा उनकी जिंदगी में दोबारा बूमरैंग बन के आएगा। वही चीज उसको दोबारा फायदा देगी। सोच देखिए आप कितनी बड़ी है उनकी। और आजकल हम दान देते हैं या तो डर के मारे या लालच के मारे। अब एक मैंने वीडियो डाली कि जिसके घर में जो मेन गेट है वो छोटा होगा, बैक गेट है वो बड़ा होगा, क्या होगा कि जो सब कुछ आएगा वो सब कुछ चला जाएगा। बैक गेट, जो घर का जो बैक गेट है वो आपका केतु है, केतु डोनेशन है, 12th हाउस है। आजकल लोगों के घर में बैक गेट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 40-60% लोगों के घर में बैक गेट नहीं है। फ्लैट्स में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, सबके नहीं है।
आप ये देखिए आजकल की सोसाइटी डोनेशन कितने लोग कर पाते हैं या कितने लोग करते हैं। बहुत लोग कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप देखिए कि पुराने टाइम में कितने लोग करते थे, उनकी रेशो आप निकाल के देख लीजिए, क्योंकि पीछे गेट ही नहीं है, निकालेंगे कहां। जो लोग अपने 12th हाउस को पॉजिटिवली लेके चल रहे होते हैं, डोनेशन टाइम टू टाइम करते हैं, इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि डर है या कोई लालच है, बस डोनेशन करनी है ताकि एक समाज जो है वो सही तरीके से चल पाए। उनका हॉस्पिटल पे खर्चा होता ही नहीं है। जो लोग सेवा करते हैं 12वें हाउस से रिलेटेड, उनका हॉस्पिटल पे खर्चा होता ही नहीं है। जो लोग मेडिकल फील्ड में या बीमारियों पे गुप्त दान करते हैं, उनका अपनी बीमारियों पे, अपने एक्सीडेंट्स पे कभी जो है खर्चा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 6, 8, 12 बीमारी 6ठा हाउस, गुप्त 8वां हाउस, दान 12वां हाउस। आप किसी की बीमारी पे गुप्त दान कीजिए, आपका 6, 8, 12 की तीनों हाउसेस की एक बार में रेमेडी हो गई, इररिस्पेक्टिव टू आप किसी भी लगन के हो। अब जिस प्लैनेट की दशा आएगी वो उस जो हाउस लॉर्ड है उसके साथ मिलकर रिजल्ट देगा। अब दूसरी चीज होती है उसका कारक तत्व, वो अपने कारक तत्व के अकॉर्डिंग देगा। इसमें आप दोनों प्लैनेट्स को ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल किसी की महादशा एक प्लैनेट की है, अंतरदशा दूसरे की है। महादशा शनि की है, अंतरदशा उसकी चंद्रमा की है। अभी हम लगन कुंडली पे एक बार उसको हम नहीं देखते। शनि चंद्रमा, शनि आपका प्रोफेशन है, चंद्रमा बदलाव है। हो सकता है इस इंसान के प्रोफेशन के अंदर बदलाव आए या बदल जाए। कैसे? जगह बदल के ट्रांसफर हो जाए, सैटर्न मून काम के अंदर ट्रांसफर हो जाए। या ये इंसान के मुंह से शब्द क्या निकलेंगे कि जी मैं तो ना जी चंद्रमा से रिलेटेड काम करना चाहता हूँ, मैं खाने का काम करना चाहता हूँ। अभी क्यों निकले? क्योंकि शनि के अंदर चंद्रमा की दशा है। यार मुझे ना काम में बहुत ज़्यादा ना किंतु परंतु बहुत ज़्यादा ब्लेम्स लग रहे हैं। शनि चंद्रमा, किसी की शनि की महादशा आई, शुक्र की अंतरदशा आई। इस महादशा में, इस अंतरदशा में, इस पूरे टाइम पीरियड में इस इंसान को अपने काम से कंटिन्यूसली पैसा आएगा। ये इसकी दशा का प्रॉमिस है। अब इररिस्पेक्टिव टू कि वो इंसान किसी भी लगन का हो। तो महादशा का कारक तत्व और अंतरदशा का कारक तत्व उस सर्टेन टाइम पीरियड में एक्टिवेट रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है कि राहु की महादशा और जुपिटर की अंतरदशा, या जुपिटर की महादशा या राहु की अंतरदशा, इन प्लैनेट्स की जो दशाएं हैं वो इंसान को कुछ भी बना सकती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। क्यों? क्योंकि राहु सडननेस है, जुपिटर अपने आप में हम जीव हैं। ऐसे टाइम में होता क्या है ना कि इंसान की जो बुद्धि होती है ना, इस दशा में राहु के अंदर जुपिटर या जुपिटर के अंदर राहु, वो कहीं ना कुछ खुराफाती, कुछ ना कुछ अनएथिकल करने का सोचता है। उसको लगता है कि जो वो कर रहा है ना इस टाइम में वो बिल्कुल सही है। उसको होश आता है इस दशा के बाद, जब उसके रिजल्ट बाद में उसको दिखाई देते हैं। अब 100 लोगों की कुंडली में मान लेते हैं 100 आदमी है, 100 की ना सेम दशा आ गई, जुपिटर के अंदर राहु या राहु के अंदर जुपिटर, सबका सेम चल पड़ा। अब क्या सबको एक जैसे रिजल्ट आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसमें से कुछ लोग जो होंगे वो ऑलरेडी विदेश में जाके सेटल हुए होंगे या विदेश में जाके काम करने की सोच रहे होंगे। वो राहु को पॉजिटिवली यूटिलाइज करने की सोच रहे होंगे। दूसरे क्या कर रहे होंगे? वो राहु का काम यहीं कर रहे होंगे। अब देखिए, विदेश जाना होता क्या है? विदेश जाना सिर्फ अपना देश छोड़ के बाहर जाना नहीं होता है। आप जब भी अपनी बर्थ प्लेस छोड़ के कोई ऐसी जगह पे जाते हो, आप जब भी अपनी बर्थ प्लेस छोड़ के ऐसी जगह पे कहीं भी जाते हो जहाँ पे कल्चर, आपका खाना पीना, आपका ट्रेडिशन, आपका एनवायरनमेंट, आपका टेम्परेचर, आपका जो है आसपास का क्लाइमेट, आसपास के लोग, लैंग्वेज सब बदल जाए, तो उसके लिए वो चीज़ विदेश है। यानी कि अगर पंजाब का आदमी
महाराष्ट्र में चला जाता है या महाराष्ट्र का आदमी असम में चला जाता है तो एक तरह से वो विदेश में ही गया है। तो जुपिटर राहु की दशा के अंदर वो अगर ये इंसान ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए गुड है। गुड क्यों है? क्योंकि सही टाइम पे सही एक्टिविटी हुई। सही टाइम पे सही एक्टिविटी अभी क्यों हुई? क्योंकि उसके दादाजी ने बहुत अच्छे काम किए थे। अब दादाजी कहां से आ गए? दादाजी इज द कारक तत्व ऑफ राहु। जुपिटर इज रिलीजियस एक्टिविटीज या बहुत एक संत महात्मा, एक पायस इंसान होना। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे काम किए ताकि अब उनके पोते के अंदर जब यह दशा ऑपरेट हुई, जब उसको जीरो से हीरो या हीरो से जीरो भी बनाया जा सकता था, वो उस सर्टेन टाइम पीरियड में बिल्कुल बैलेंस्ड रहा। अब उसकी दादाजी के कर्मों ने डिसाइड कर दिया कि उसके राहु के अंदर जुपिटर की महादशा कैसी जाएगी। आप भी किसी ना किसी के दादाजी बनोगे। अब आपके कर्म ये डिसाइड करेंगे कि आपकी थर्ड जनरेशन जो होगी वो किस तरह से जाएगी जब उनकी ये दशा जिंदगी में कभी ना कभी आएगी। ऐसे ही दशाओं के कारक तत्वों से हम जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसी की महादशा चंद्रमा की है, अंतर्दशा मंगल की है। चंद्रमा आपका मन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। मंगल आपकी घबराहट है, आपकी हड़बड़ाहट है, आपकी एंजाइटी है। इस टाइम के अंदर इसके मन के अंदर हमेशा घबराहट रहेगी, एंजाइटी बनी रहेगी। इस पूरे टाइम स्पान के अंदर क्या रोज ही बनी रहेगी? नहीं, लेकिन जब ये पीछे मुड़ के देखेगा तो सोचेगा यार ये टाइम में मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। ये अंतर है और यहीं से आप रेमेडी भी डिजाइन कर सकते हो। चंद्रमा की महादशा, मंगल की अंतर्दशा, जब तक ये टाइम पीरियड चल रहा है इसको आप ये रेमेडी दो कि आप जो है जमीन पे बैठ के खाना खाओ जब तक मंगल की अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि चंद्रमा खाना, मंगल जमीन। आप जमीन पे बैठ के खाना खाओ, आपको जो है मेंटल एंजाइटी नहीं होगी। किसी की सैटर्न की महादशा, मंगल की अंतर्दशा, इस इंसान को बोलो जमीन पे बैठे, जमीन पे सोए और जमीन पे बिल्कुल अपना पोस्चर सीधा रखे। अब पोस्चर सीधा रखने की बात है। शनि जो है ना, शनि आपकी स्पाइन है, शनि आपकी बीमारी भी है। आप कभी भी नोटिस कर लेना, जो लोग, जिन लोगों को आदत होगी वो बिल्कुल सीधा बैठते होंगे, अपनी स्पाइन को सीधा रख के बैठते होंगे, वो कम से कम बीमार पड़ेंगे। आप डॉक्टर के पास जाइए, जितने भी मरीज वहां बैठे होंगे, जितने भी वहां रोगी बैठे होंगे, वो ऐसे झुक के बैठे होंगे, अरे सर बचा लो, कोई दवाई दे दो, बहुत बीमार हैं। उनको आदत पड़ी हुई है झुक के बैठने की। अब उन्होंने अपना स्पाइन खराब कर ली, अपनी शनि खराब कर लिया, अपनी डिजीज्ड बॉडी बना ली। आप कोई भी पुरानी फोटो उठाओ, किसी ना किसी गुरु की, किसी ना किसी महात्मा की, किसी ना किसी देवी देवता की। फॉर एग्जाम्पल, आप भगवान शिव की तस्वीर देखिए, आपको सीधे बैठे मिलेंगे। आप बाबा नानक की तस्वीर देखिए, जमीन पे बैठे होंगे, सीधे बैठे होंगे। किसी भी गुरु की, बाबा गोरखनाथ जी की, किसी की भी आप तस्वीर देखिए जो बैठे हैं, सिर्फ सिंपली बैठे हैं, वो हमेशा आपको सीधे बैठे मिलेंगे। अपना पोस्चर ठीक रखेंगे। जिस इंसान का पोस्चर ठीक, जिस इंसान की स्पाइन ठीक, उस इंसान का सैटर्न ठीक, उसको बीमारियां नहीं लगेंगी। अगर बीमारियों से बचना चाहते हो तो अपना सैटर्न ठीक कर लो। सिंपल सी टेक्निक है, सिंपल सी रेमेडी है। बच्चों को अभी से आदत डाल लो कि बेटा सीधा बैठो, झुक के मत बैठो, क्योंकि आपने इधर झुक के बैठे, आपने अपने स्पाइन खराब कर लिया, आपने अपना खराब कर लिया। जो चेयर है, जो सोफा है, जो ये सब चीजें आई हैं, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज से आई हैं, हमारे देश में पहले नहीं था। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई जो लोग हैं वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के परिवार खाना खा रहा है। ये सब वेस्टर्न कंट्री से आया है। सभी जमीन पे बैठ के, नीचे लाइन में बैठ के लंगर खाते, या घर में भी नीचे बैठ के खाते थे और सीधे बैठ के खाते थे। सभी रिस्ट पुरुष थे, सभी के सभी हेल्थ वाइज बिल्कुल साउंड थे, और अधिकतर रसोई में ही खाना सर्व किया जाता था। बिल्कुल, क्योंकि वहां जमीन पे बैठते थे, सीधा बैठते थे, स्पाइन ठीक रहती थी। अब ये जितनी भी चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, जैसे मैं भी इस सोफे पे बैठा हूं, आप भी इस चेयर पे बैठे हैं, ये सब वेस्टर्न चीजों में डाली गया ताकि लोगों के अंदर वो हैबिट बन सके, ताकि लोगों को वो मास लेवल पे जो है वो सबकॉन्शियसली और बॉडीली कंट्रोल कर सकें। उन्होंने आपका कहीं ना कहीं शनि जो है पीढ़ियों वाइज ही कंट्रोल कर लिया। गुरु साहब थे, 5 तख्त हैं हमारे, 5 गुरुद्वारे हैं जिनको 5 तख्त बोला जाता है।
आपको पीठ दिखती है उसके पीछे, मतलब बैठने के लिए वो बिल्कुल सीधा बैठेंगे उस पर भी हार्ड सरफेस पे बैठेंगे। वो भी एक तरह का सिंहासन ही है जहाँ से लोगों को लर्निंग्स दी जाती है, जहाँ से लोगों को ज्ञान दिया जाता है। उन महापुरुषों ने ज्ञान दिया, सीधा बैठे। नीचे सुनने वाले भी वहाँ बैठे, कोई वहाँ चेयर्स पे नहीं बैठे थे लोग। ज्ञान लेने के लिए अपने गुरु से भी नीचे जमीन पे बैठ के लोगों ने ज्ञान लिया। चेयर्स पे बैठ के ज्ञान नहीं लिया, सोफों पे बैठ के ज्ञान नहीं लिया, या बेड में रजाई के अंदर मोबाइल से ज्ञान नहीं लिया। दैट इज नॉट ज्ञान, दैट इज टाइम पास। आप कहीं ना कहीं अपने आप की कोई रेमेडी, कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, उस बिना उसको यूटिलाइज करें। तो जितनी भी हमारी डेली की जो हैबिट्स बनाई गई है ना, वो कहीं ना कहीं हर हैबिट हमारी किसी ना किसी प्लैनेट को पॉजिटिवली या नेगेटिवली ट्रिगर कर रही है। किसी चीज की अति हो जानी, किसी चीज की आदत लग जानी, किसी चीज का नशा हो जाना, दैट इज राहु। चाहे वो आपको चाय का ही नशा क्यों ना हो, आपने उसको नेगेटिवली ले रही है। अगर आप किसी चीज को एक सेकंड में छोड़ नहीं सकते ना, तो आपका राहु खराब है। अगर आप किसी चीज को एक सेकंड में, जो आप दूर होने की आपकी क्षमता है, आप चाहते हो भी एक सेकंड के अंदर मैं इससे डिटैच हो जाऊंगा, एक सेकंड के अंदर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका राहु बहुत अच्छा है। आप अटैच नहीं होते किसी से। एक सेकंड के अंदर अपना सब कुछ दे सकते हो किसी को। किसी ने आपसे सबसे अपनी इंपॉर्टेंट चीज मांग ली और आपको भी मालूम है उसको ज्यादा जरूरत है, अगर आप एक सेकंड के अंदर ही सब कुछ उसको दे सकते हो, आपका केतु बहुत बढ़िया है। आप देखना चाहते हो ना आपके बच्चे के कुंडली के अंदर केतु अच्छा है या बुरा है, किसी भी भाव में छोड़ दो। वो बच्चा अपने सबसे पसंदीदा खिलौने के साथ खेल रहा है, किसी दूसरे बच्चे को भेजो, कहते लेके आओ उससे, अगर वो ऐसे करके दे देना, ये ले जा, आपको कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है। वो जिंदगी में इतना राइज करेगा बच्चा जितना आप सोच भी नहीं सकते। उसका केतु 100% परफेक्ट है, क्योंकि वो देना जानता है। नाना जी के कर्म ही ऐसे थे, केतु। मैं किसी के घर गया, मेरे मित्र हैं बहुत खास, तो उसने बोला कि यार मेरा बेटा, इसकी कुंडली बना। मैं कुंडली बाद में बनाएंगे, देखते हैं पहले क्या है। वो उसको कारों का बहुत शौक है, बट हर बच्चे को ना अलग अलग खिलौने का शौक होता है, वो उसका मकरी बताएगा। अब कि उसको कारों का बहुत शौक था, उसके पास उसकी सबसे फेवरेट कार वो खेल रहा। मैंने कहा युवराज कार दे मेरे को, उसने ऐसे ली और ऐसे पकड़ के रख दी। अभी वो बोलना भी नहीं सीखा था। मैंने कहा भाई ये जिंदगी में इतना ऊपर जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। उसकी सारी की सारी कुंडली के ग्रह केतु से लिंक थे। इसकी कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को। वो इंसान अपनी जड़ों से इतना जुड़ा हुआ रहेगा, वो इंसान देने की इतनी क्षमता रखेगा कि इस इंसान को कोई गरीब बना ही नहीं पाएगा, उसके पास इतना होगा देने को। आप एक्शन से जज कीजिए कि उस इंसान का ग्रह कैसा है। आप उसकी कुंडली देख के ये जज मत कीजिए कि उसके इंसान का ग्रह कौन से हाउस में कैसा है। अष्टम भाव में ग्रह पड़े रहने से भी इंसान बहुत राइज करता है। उठा के देख लीजिए ओशो की कुंडली, उठा के देख लीजिए अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली। बात भाव से नहीं है कि किस भाव में प्लैनेट पड़े हैं, बात यह है कि वो इंसान उस ग्रह के एक्शंस किस तरह से कर रहा है। उस ग्रह से रिलेटेड जितनी छोटी छोटी हैबिट्स हैं उसको वो किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है, इस चीज से फर्क पड़ता है। छोटी छोटी हैबिट्स हैं। कोई इंसान बेड पे बैठ के खाना खा रहा है, बेड पे बैठ के खाना खा रहा है, बेड के अंदर वहीं पे बैठा है, वहीं पे खा रहा है, वहीं पे सो रहा है। बेड कौन सा हाउस है आपका? 12th हाउस। खाना कौन सा हाउस है? 2nd हाउस। आपने 2nd और 12th हाउस को जोड़ दिया, जितना पैसा इकट्ठा होगा उतना का उतना सारा जाएगा। द्वितीयेश की द्वादशेश के साथ आपने वर्चुअली युति कर दी। अपने आप चीजें खराब है। आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा एथिकल हो। आपने 10th लॉर्ड के 9th लॉर्ड के साथ जो है वो वर्चुअली युति कर दी। आप अपने काम के अंदर जो है ग्रो करोगे। 10th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड। तो जिस टाइप से आप जिस हाउस की एक्टिविटी कर रहे हो ना, वो ज्यादा मायने रखता है। आप उसके एक्शन से जज कीजिए कि उसका प्लैनेट किस तरह से काम कर रहा है। उसकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहां बैठा है वो सेकेंडरी चीजें हैं। आप उसका एक्शन देखिए कि वो इंसान उस प्लैनेट को लेके किस तरह से
अपनी चीजें जो हैं वो आगे ला रहा है। अब जैसे केतु है, एस्ट्रोलॉजर्स और डॉक्टर्स, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स केतु है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ 10 या 20% कुछ लोग ऐसे हैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में भी और डॉक्टरी के फील्ड में भी, जो सबसे पहले सामने वाले को डराते हैं और फिर उससे अपना फायदा लेते हैं। उन्होंने सबसे बड़ी चोट अपने केतु को मारी है। अब इरिस्पेक्टिव टू वो किसी के भी साथ है केतु उसकी कुंडली में, वो उसको बुरे रिजल्ट ही देगा और ना ही उसको उसके आने वाली पुश्तों को देगा। और इन कुछ लोगों के कारण बाकियों को भी बदनाम होना पड़ता है, क्योंकि इन दो प्रोफेशन के अंदर ना जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट है वो है केतु, आपकी नीयत। और नीयत ही डिसाइड करती है कि वो कौन है। वरना शरीर को काटने वाला एक मर्डरर भी होता है और एक डॉक्टर भी होता है, लेकिन डॉक्टर को पाप नहीं लगता क्योंकि उसकी नीयत बचाने वाली होती है। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजर होता है। छः, 8, 12 तीनों चीजों की एक्टिविटी अगर आप रेगुलरली, अगर आप बिल्कुल कंटिन्यूसली कर रहे हो, पॉजिटिवली कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, आप अपना टैक्स दे रहे हो और दान दे रहे हो। टैक्स से मतलब सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स नहीं है, जिसके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, आपका कर बनता है, चाहे रिलेशंस के रिलेटेड, आपको पेन वहां से नहीं आएगा। 12th हाउस, आप दान कर रहे हो, आप छोड़ रहे हो चीजों को, आपको 12th हाउस के नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएंगे। आप अपने मन से कहीं सेवा कर रहे हो बिना किसी इच्छा के कि मुझे वहां से कुछ मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, कुछ आशीर्वाद मिलेगा, कुछ मिलेगा, आपको छठा हाउस परेशान नहीं करेगा। आप एक फिक्स रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप जिमिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी कि 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हो, तो बीमारियां क्यों होगी? तो इस तरीके से कोई भी हाउस को आप जो है किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, आप सामने वाले के एक्शन से जज करो, ना कि उसके लग्न और उसके ग्रहों से। वो उसके बाद में डिसाइड करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट है, उसकी कुंडली इंस्ट्रूमेंट है उसका जिंदगी चलाने के लिए, कि इस तरह से तूने एक्शंस कर रहे हैं। अगर वो उससे हट के एक्शन कर रहा है, उस लाइन से उतर के एक्शन कर रहा है, तो अब आपकी ड्यूटी बनती है, हर एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी बनती है कि आप उसको लाइन पे लाने का एक मार्ग दिखाओ। आता है नहीं आता हमारे कर्मों पे है, उसके कर्मों पे, हमारे कर्मों पे वो चीज़ नहीं है। हमारा कर्म सिर्फ इतना बनता है कि हम उसको एक अच्छा मार्ग दिखा दें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही हमारा कर्तव्य जो है वो पूरा होता है।